हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग PYQ सीरीज के इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का ये लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपका नीट 2020 में आ चुका है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना अपने एग्जाम्स के लिए। ध्यान से पढ़िए। चलिए, आप सभी ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भाई आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि KF की वैल्यू दे रखी है और सॉल्यूशन जो है बेंजीन में बनाया गया है। तो KF की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी है 5.12 केल्विन। आगे लिखा हुआ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलालिटी। आपको मोलालिटी दे रखी है उस सोल्यूशन की, ये रही मोलालिटी। आगे लिखा हुआ है कि हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताना है हमें, और ये एक जो सोल्यूट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। और सोल्यूट का जो नेचर है वो कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और इसके बाद हमें अब क्या निकालना है, डेल्टा TF। तो जैसा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब अगर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करें यहाँ पे, तो भाई डेल्टा TF का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है I यानी वेंट ऑफ फैक्टर KF इंटू M यानी मोलालिटी। सो ये फॉर्मूला होता है कुछ इस क्वेश्चन के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि ये वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो डिसोसिएट होगा नहीं, ठीक है। सो डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका मतलब I की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और एसोसिएशन के तो बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं, ठीक है। सो इसलिए सोल्यूट का जो आपका नेचर है वो ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। तो I की वैल्यू इसके लिए 1 हो गई। तो अब हमें KF की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, M की वैल्यू, तो सीधे ही वैल्यू आप पुट करें और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालें। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5.12 इंटू 0.078। सही से और सही मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 0.3996 समथिंग है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक बताएंगे, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.40 केल्विन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी इतनी दे रखी है, तो कहीं ना कहीं 0.40 केल्विन से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। होप की क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आंसर भी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सवाल का आंसर देना है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं है। पढ़ लिया सभी ने। चलिए तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, लिखा हुआ है इफ़ द मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल। अगर मान लो कोई सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी सपोज पहले x थी और अभी जो नई मोलालिटी है वो हो गई हमारी 2x, जो न्यू मोलालिटी है डबल कर दी है किसी सोल्यूशन की। तो लिखा हुआ है कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि KF पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि पहले वाले के केस में जो KF की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू KF की दूसरे केस में भी रहेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो KF की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे वाटर के लिए इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, जिस बेंजीन के लिए इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, अमोनिया के लिए इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि KF की वैल्यू सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि किस सॉल्वेंट में वो सॉल्यूशन बनाया गया। होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपका अगला सवाल। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए क्या दिया हुआ और क्या हमसे पूछा हुआ है। चलिए, सबने ट्राई कर लिया। चलिए आइए देखिए, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर सोल्यूशन का। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो भाई सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉर्मली हम PT या PS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दिया हुआ है 732 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है।
ओके, और ये लिखा हुआ है कि जो वेट ऑफ सोल्यूट है, जो सोल्यूट है उस सोल्यूशन में वो है 6.5 ग्राम। उस सोल्यूशन में जो सोल्यूट का वज़न है वो है 6.5 ग्राम। साथ ही साथ हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे वाटर है, और वाटर का जो वज़न है दैट इज़ 100 ग्राम, ये हमें प्रोवाइड कर रखा है। अब Kb की वैल्यू भी दी है, चलिए लिख देते हैं 0.52। ठीक, अब देखने वाली बात ये हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमें Tb कैलकुलेट करना है। ठीक, Tb हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम प्रोवाइडेड कांस्टेंट को देखें तो हमें कहीं ना कहीं Kb की वैल्यू दे रखी है, मतलब आप यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का केस लगाएंगे, है ना, ये आपका Kb इंटू m, ये वाला केस आप लगाएंगे। और आपको याद होगा कि अगर आप Tb यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या होता है, वो डेल्टा Tb और Tb नॉट का सम होता है। आपको याद है ये वाली बात? ठीक, यानी कि आपके सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से आपको ऐड करना होगा जितना इलेवेट हुआ है। तो आपको प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, तो आप सबको याद होगा ये तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब देखना ये हमें डेल्टा Tb निकालना है। अब डेल्टा Tb कैलकुलेट करने के लिए Kb हमें दिया हुआ है और m मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी के लिए देखो वेट ऑफ सोल्यूट भी दे रखा है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए हमें मोल्स चाहिए होंगे, बट मोल्स के लिए हमें इसका मोलर मास चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है भाई। ये चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड की है। तो इस सवाल में कहीं ना कहीं सीधी चीज़ नहीं दे रखी, इनडायरेक्टली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेल्टा Tb हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले आप क्या करें, मोलर मास निकालें। अब सवाल ये उठता है कि भाई मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एक हिंट दे रखी है। ये देखिए, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्रोवाइडेड है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का प्रोवाइडेड है। और अगर आपको याद हो कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की अगर बात की जाए, ठीक है, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो भाई वो कितना होता है, जैसा कि हम याद भी रखते हैं इस चीज़ को, जैसे हम याद रखते हैं भाई 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी तरीके से वाटर वेपर्स का जो आपका वेपर प्रेशर है दैट इज प्योर इन द प्योर फॉर्म 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसको यूज़ करें और इसको यूज़ करते हुए आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पहले कॉन्सेप्ट लगाएं और उसके बाद आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, जरा देखो एक बार। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर और नीचे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर के नीचे डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्योर स्टेट वाला ये दे रखा है 760 माइनस 732 डिवाइड बाय 760, ठीक है, इज इक्वल गिवन मास सोल्यूट का कितना है भाई, ये रहा आपका 6.5। सो गिवन मास ऊपर रखिए डिवाइड बाय मोलर मास, सपोज m है, और इसके अलावा इसके लिए क्या होगा, गिवन मास आपका 100 है और मोलर मास से डिवाइड करेंगे जो कि ऊपर आ जाएगा 18। यहाँ से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू। ठीक है, सो मोलर मास अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट कैलकुलेशन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 31.75 ग्राम पर मोल। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका मोलर मास आना चाहिए। तो मोलर मास हमने निकाला वेपर प्रेशर की मदद से, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा के। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें डेल्टा Tb कैलकुलेट करना है, तो फिर ये सीधा हो जाएगा आपका डेल्टा Tb क्या होता है भाई, Kb दे रखा है हमें 0.52 इंटू मोलालिटी के लिए क्या होगा, मोल्स। अब मोल्स हम निकाल सकते हैं भाई, गिवन मास कितना है 6.5, मोलर मास कितना है 31.75 इंटू कितना आएगा आपका, ये रहा वेट ऑफ सॉल्वेंट 100, और आपको याद होगा केजी में लेना होता तो ऊपर क्या आएगा 1000। ये रहा, इतना पार्ट आपको सॉल्व करना होगा। जब आप इसे करेक्ट सॉल्व करेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सही कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये कुछ 1.06 केल्विन समथिंग आएगा, 1.06 अबाउट। अब क्या करना है आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इसकी वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर रहेगा
1.06 प्लस 100, सो 101.06। अब देख लीजिए ऑप्शन में इसके अराउंड कोई आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चेक कर लें कि कौन सी वैल्यू है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 101, 102, 103 और 100 दे रखा है, तो आपका 101 यानी सी ऑप्शन पे आप ताला लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है, जल्दी से ध्यान से कीजिए और फिर इसको समझते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है। चलिए तो देखिए, आइए बोर्ड पे देखिए, लिखा हुआ वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई निकालना है फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बैरियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई बात करें बैरियम हाइड्रोक्साइड की, तो बैरियम हाइड्रोक्साइड कुछ ये है। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर होता है कि भाई डिसोसिएशन, सो नॉर्मली आपको बताएं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो आप सीधे ही इसको क्या लिख सकते हैं, Ba2+ and 2 of OH-, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज करना है, कंप्लीट डिसोसिएशन। और आप सबको पता होगा कि वैसे तो आई निकालने के लिए आप सब ने फॉर डिसोसिएशन आई निकालने के लिए आपने ये ट्रिक यूज की, मतलब याद रख रखी होगी, वेंट ऑफ फैक्टर 1 माइनस वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और प्लस एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने में ये टूट रहा है, इनटू अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% होगा आपका अल्फा, विच मीन्स कि आपका ये 1 आएगा, है ना, 100/100 1 आएगा। सो आई आप सीधे ही इन केस जब भी ऐसा कभी हो तो आप सीधे ही आई किसके बराबर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो देखो ये आपका कितना है, एक यहाँ पे, 2 पार्टिकल यहाँ पे, एन की वैल्यू कितनी है, 3। सो इस वाले केस में आपका जो आई है बच्चों वो सीधे ही क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब जब भी कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कर रखे हो तो कंप्लीट आयोनाइजेशन करो उनका, जितने भी आपको आयंस देखने को मिल रहे हैं वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। इन केस की अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको प्रोवाइड करेंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू देंगे। जैसे अगर 80% दिया है तो 0.8 आपको इसमें रखना होगा, अगर आपको जैसे 70% या 60% जो भी प्रोवाइड कर रखा है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू उठाएं अल्फा की, ठीक है, इन सिंपल नंबर, और आप यहाँ पे प्लेस कर दें, ठीक है, और आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका अगला सवाल। हाँ बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल कोई सॉल्व नहीं करना है इसमें, ठीक है। सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए अब बोर्ड पे देखिए बेटा, लिखा हुआ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ X इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ Y इन वाटर। मतलब कहा गया है कि X और Y 2 सब्सटेंस हैं, भाई इसका वाटर में सोल्यूशन बनाया गया, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 मोल पर kg, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से Y को भी वाटर में डिसॉल्व किया गया और इसका जो सोल्यूशन बना सेम, कहीं ना कहीं सेम कंसंट्रेशन का है और 0.2 मोल पर kg। और एक और बात बताएगी भाई, वो ये कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, मतलब दोनों अपने अपने सोल्यूशन में सेम मोल्स के साथ प्रेजेंट हैं, यानी इक्विमोलर सोल्यूशन है। फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये वाला सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी X सोल्यूशन का जो X वाले कंपाउंड का जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है Y वाले के कंपैरिजन में, जबकि सेम मोलालिटी क्या है, दोनों के मोल्स सोल्यूशन में भी बराबर हैं, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट X वाले का ज़्यादा है। तो जनरल बेसिस पे समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई किसी भी सोल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो और अगर कहा जाए कि वेपर प्रेशर कम है अगर उसका सोल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे X का जो सोल्यूशन बना हुआ है इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है,
अब वेपर प्रेशर कम होने का कारण क्या हो सकता है, जबकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। तो भाई वेपर प्रेशर कम होने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जितने भी मोल डाल रहे हैं एक्स वाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 मोल्स हमने एक्स इसके अंदर डाला, तो वो एक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल की संख्या बढ़ती है, ठीक है, आपको पता होगा लिक्विड जो है कम वेपराइज होता है। आपको पता होगा कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है और उस सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। ये बात लॉक की आपने, तो इसका लॉजिकल पैटर्न यही कहता है कि कहीं ना कहीं x जो है वो बराबर मोल्स एक्स वाई की डाले गए हैं, लेकिन x डिसोसिएट हो रहा है और ज़्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज मैंने कहा कि x 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है सपोज, तो अगर मैं इसका 1 मोल भी ऐड करूंगा सॉल्वेंट में यानी सोल्यूशन में अगर प्रेजेंट होगा तो 2 मोल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। और अगर y डिसोसिएट नहीं हो रहा है भाई, अगर y डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो जितने भी इसके मोल्स हम ऐड करेंगे सेम वही उतने ही मोल्स उस सिस्टम में अवेलेबल होंगे। तो ये जनरल बेसिस पे बिना हम ऑप्शन देखे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर पे डिपेंडेंट था और वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं देखा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट है। तो जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे डिसोसिएशन की वजह से लॉजिकली उसका वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आप एक बार सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें चूज कर लीजिए कि ऐसा कहीं फैक्ट देखने को आपको मिला है या नहीं। जैसा ऑप्शन ए में कहता है कि मॉलिक्यूलर मास x का कम है, तो हम मॉलिक्यूलर मास से कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें वेट प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को अवॉइड करें। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है y इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर y का डिसोसिएशन होता तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कहता है कि x अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और डी ऑप्शन में भी मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है जो कि आपको अवॉइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये होप आपने समझ लिया होगा। हाँ बच्चों, देखिए सवाल कितना सिंपल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कीजिए। चलिए आप सबने कोशिश कर ली होगी। आइए बोर्ड पे देखो, लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मोलर मास दिया है हैज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68 ग्राम, मतलब सॉल्यूट का जो वेट दे रखा है बच्चों वो 68.5 ग्राम दिया है ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है, आपको सीधे ही फॉर्मूला लगाना है और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, तो हम सबको पता है हमसे TF की वैल्यू पूछी हुई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, जबकि हमें KF प्रोवाइडेड है भाई 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, आप सबको पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की, वो कैसे निकालते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यानी कि प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। अब सवाल उठता है ये कि भाई TF नॉट क्या है, तो आप सब जानते हैं कि TF नॉट अब प्योर वाटर का कितना होता है। ठीक है, सो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले आप लोग क्या करें, डेल्टा TF कैलकुलेट करें। क्या फॉर्मूला होता है, KF इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी कैसे लिखते हैं WB/MB और WA अगर ग्राम में है तो 1000। ठीक है, सो सभी वैल्यूज़ अगर आप प्लेस करते हैं और सही कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया होगा बच्चों, ये 342 और ये 1000 ग्राम है तो मतलब 1000 और ऊपर 1000। ठीक, सो आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन आप देखेंगे कि ये जो आंसर है कुछ आपका आएगा सही कैलकुलेशन पे 0.372। अब क्योंकि KF की वैल्यू केल्विन में थी तो ये आंसर केल्विन में आएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हमें TF निकालना है, तो TF इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, तो क्या इसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला जाए या फिर एज इट इज़ वैल्यू यूज़ करें। तो आपको मैं बता दूं, ये जो आप निकाल रहे हो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है ना,
ये आप जो निकालते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप निकालते हो, या फिर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो आप एज इट इज़ इस डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही ये डिग्री सेल्सियस में होगा और इतना ही डिफरेंस ये आपका केल्विन में होगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है 0.372 और आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक, आप चेक कर लेंगे। ठीक, सारा खेल जो है आपकी सिर्फ कैलकुलेशन का है, सही कैलकुलेशन करके आप सीधे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। सवाल समझ लिया हो तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ऑस्मोसिस अगर आपको आता है तो आप बहुत ही इजीली अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो इस क्वेश्चन का। वीडियो पॉज करें और ध्यान से क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए बच्चों देखो, बोर्ड पे देखो, अब मिलकर सॉल्व करते हैं। लिखा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऑस्मोसिस का एक बार लॉजिक क्लियर कर लें और अपने आप ही सवाल हो जाएगा। तो देखो, ऑस्मोसिस को समझने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और बीच में क्या है, ये पार्टीशन है, ये SPM यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है हमने, और एक सोल्यूशन इस साइड है मान लीजिए, ठीक है, और एक सोल्यूशन दूसरी साइड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हमने ये दो सॉल्यूशंस कंसीडर कर लिए। ठीक, ये A साइड हो गया और ये आपका B साइड हो गया। अब मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए कि ये जो सॉल्यूशन है आपका ये 0.02 मोल पर लीटर का है, और मान के चलिए ये वाला जो है वो 0.2 मोल पर लीटर का है। तो आप देख पाएंगे दोनों सॉल्यूशन में से इसकी कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये वाला सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, लेस कंसंट्रेटेड, और वो वाला इसके कंपैरिजन में मोर कंसंट्रेटेड है। तो इससे क्या फर्क पड़ गया, तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा। अब आपको पता है कि जो कम कंसंट्रेटेड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे। भाई जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट का अमाउंट इसमें कम है तो इसका मतलब ज़्यादा वेपर बनेंगे। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा ना, यहाँ का वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ का वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा। जबकि यहाँ पे क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा, 0.2 मोल्स हैं, तो यहाँ पे वेपराइजेशन कम होगा, यहाँ का वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम वेपर प्रेशर होगा। अब जरा समझिएगा, अब लिक्विड पे इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड सरफेस पे इन वेपर्स यानी गैस की वजह से जो प्रेशर है वो इस चैम्बर में ज़्यादा है, ए वाले चैम्बर में ज़्यादा है। तो मतलब लिक्विड ए साइड में क्या होगा, जो प्योर वाटर के पार्टिकल हैं वो बी की तरफ पुश होंगे, मतलब वो उसकी तरफ फ्लो होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ऑस्मोसिस जो हुआ है वो किधर से किधर हो रहा है, जरा देखो, फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड, है ना, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब आप ऑप्शन देखें और सही ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन में लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट वन है फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ओनली। यस ऑफ कोर्स, देखा जाए तो कम कंसंट्रेशन वाली साइड से ज्यादा कंसंट्रेशन वाली साइड तरफ वाटर क्या कर रहा है, उस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही बोल रहा है। फ्रॉम सोल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन कहता है फ्रॉम बोथ द साइड्स, नहीं, ऑस्मोसिस किसी एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अच्छा आपका नेक्स्ट वन जो है डी, बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक साइड होगा और वो भी लो कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड। क्लियर बच्चों, बिकॉज लो कंसंट्रेशन साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये मैंने आपको फैक्ट भी सिखा दिया और इजीली आप क्वेश्चन भी कर पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों ध्यान से क्लियरली क्वेश्चन पढ़िए, न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करें, ट्राई करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। चलिए, तो आप सबने कोशिश किया होगा, आइए सॉल्व करते हैं मिलकर। लिखा हुआ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम
पर डीएम क्यूब ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया का सोल्यूशन जो है बनाया गया और जिसकी स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी कि 10 ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब है, मतलब डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, लीटर, है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1 लीटर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है हमें स्ट्रेंथ दे रखी है, इसका मोलर मास भी दे रखा है। साथ ही साथ ये जो सोल्यूशन है ना, ये आइसोटोनिक है, ठीक है, आइसोटोनिक है किसी एक और अननोन सोल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका 5% सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है हमें, ठीक है बच्चों। तो हमें पता लगाना है कि उस जो भी अननोन सोल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो सोल्यूशन है उसका मोलर मास क्या है। तो क्लियरली देखते हैं कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए कि यूरिया का जो सोल्यूशन है, यानी इसका जो सोल्यूशन है और अननोन सोल्यूशन जो हमें दे रखा है किसी सोल्यूट का, उसका उस सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं π2 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है। तो आइसोटोनिक के केस में क्या होता है, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, ठीक है, बराबर। तो देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, π = CRT। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1RT, सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है, और सेम कंडीशंस, कहने का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी सेम, तो ये हटा दीजिए आप। और यहाँ पे कंसंट्रेशन मोल्स, ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ यूरिया वाला सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका मोल्स ऑफ अननोन सोल्यूट का सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आप देखिए यहाँ पे 1 लीटर में 10 ग्राम वेट है और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए पहले। तो 5% का मतलब हुआ 5 ग्राम पर 100 ml, है ना। तो पर 100 ml का मतलब ये हो गया कि 100 ml में 5 ग्राम वो सोल्यूट है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में कितना होगा 50 ग्राम, ठीक है, यानी कि ये 50 ग्राम पर लीटर है। तो यानी कि वॉल्यूम भी अगर मैं दोनों के 1-1 लीटर कंसीडर कर लूँ तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। अब गिवन मास और मोलर मास का फैक्ट लगा दो। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास कितना है इसका 60 प्रोवाइड कर रखा है क्वेश्चन में, और इसका गिवन मास कितना हुआ 1 लीटर के लिए 50 ग्राम, और यहाँ से आप मोलर मास कैलकुलेट करें, ठीक है। मोलर मास आप क्या करेंगे, सीधे ही कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेशन से आपको पता लगेगा कि ये आपका 300 आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल। आप अपना ऑप्शन देख लें और ये क्वेश्चन आपका हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल फैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक के केस में दोनों सॉल्यूशंस जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं किसके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। क्लियर बच्चों, सीधे ही मोल्स, इनको मोल्स की रेश मतलब मोल्स को क्या करना है, इक्वेट करना है, अननोन मोलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। हाँ बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल स्टेटमेंट के बेसिस पे देना है आपको। सवाल को ध्यान से पढ़िए वीडियो पॉज करके, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल फैक्ट के बेसिस पे आंसर देना है। चलिए आप सबने पढ़ लिया होगा, चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं। लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन विच वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डायरेक्टली जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि वैसे हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसमें आपको चारों इसमें दे रखे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब उन चारों में से सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज किया जाता है किसी पॉलीमर या फिर किसी प्रोटीन का मोलर मास निकालने में। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलों को देखें तो सभी के फॉर्मूलों के अंदर मोलर मास आता है, तो हम तो किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्यों प्रेफरेंस मिलती है, तो इसके लिए रीजन ये बताते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम इसके थ्रू मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो लार्ज मैग्नीट्यूड आता है, यानी कि पाई की वैल्यू जो होती है कहीं ना कहीं इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कैलकुलेट किया जाए उस सॉल्यूशन का मोलर मास, तो कहीं ना कहीं लार्ज मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये होता है कि कहीं ना कहीं इसके मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये क्या, इसमें क्या इंक्लूड होता है, मोलैरिटी इंक्लूड होती है, ठीक है, ठीक, यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं
इजीली कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी इंक्लूड होती है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक रीज़न है जिसमें हम, और इवन कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ बेसिक रीज़न है जो इस बात को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज़ किया जाता है किसी पॉलीमर या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करने में। तो ऑप्शन ए है, डायरेक्टली आंसर छाप दीजिएगा जब भी आपको ये चीज़ पूछी जाए। चलिए, तो यहाँ तक ये समझ आया, तो अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये आपका जो सवाल है ये बड़ा ही सिंपल है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लें। चलिए, आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया है, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन पढ़ लिया है तो बोर्ड पे देखें, लिखा हुआ है कि अगर हम 0.10 मोलल एक्वस सोल्यूशन लें इन दिए हुए सब्सटेंसेस का। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं सब्सटेंसेस के, तो लिखा है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस का सोल्यूशन है जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। तो एक बार समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, डेल्टा टी है। अब अगर हम इसकी पूरी वैल्यू की बात करें तो IKF/m, ठीक है। अब सब्सटेंस कोई भी हो, 4 सब्सटेंस इन्होंने दे रखे हैं, जैसे पहला KCl दे रखा है, दूसरा ग्लूकोज प्रोवाइड कर रखा है, तीसरा इन्होंने एल्यूमिनियम सल्फेट दिया है बच्चों, और लास्ट वन प्रोवाइड किया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें देखो क्या देखना है, KF और M यानी कि सबकी मोलालिटी सेम है, सबके बराबर मोल्स लिए गए हैं, और KF की वैल्यू भी सबकी सेम है क्योंकि सॉल्वेंट एक ही है। तो कहीं ना कहीं डेल्टा TF अब डिपेंड करता है वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पे। तो हो गई बात, सबका वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो। मतलब देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, जिसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ना, डिप्रेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा उसी का होगा। तो देखो, ये आयनिक कंपाउंड है, ये 2 में डिसोसिएट होगा, 2 पार्टिकल्स में। तो I की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 2 पार्टिकल्स में आयोनाइज होगा। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या होता है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए I की वैल्यू इस केस में रहेगी 1, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें आप, अगर कंप्लीट डिसोसिएट, 2 एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेगा, 3 सल्फेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 5 होगी, और यहाँ पे 2 पोटेशियम प्रोड्यूस होंगे और 1 सल्फेट, यानी कि 3 वैल्यू होगी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ये वाला। इस वाले केस में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हमें देखने को मिलेगा। सिंपल बच्चों, क्लियर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे है। कहीं ना कहीं आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लें, वीडियो पॉज करके, और अपना आंसर चूज करें। ठीक, होप कि आपने कर लिया होगा। चलिए बोर्ड पे देखिए, आइए समझिए। लिखा हुआ है वेंट ऑफ फैक्टर हमें बताना है किसी कंपाउंड का जब वो कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा हो या फिर वो कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है किसी दूसरे सॉल्वेंट में। तो भाई देखो, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन के लिए आप जनरल बेसिस पे ध्यान रखें, ठीक है। डिसोसिएशन के लिए आप ध्यान रखें सीधे ही I = 1 - अल्फा + n अल्फा, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और एसोसिएशन के लिए I का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से 1 - अल्फा + n/अल्फा। अब ऐसा क्यों, वैसे तो सीधे ही आपने पढ़ा ही होगा, सीधे बताया जा सकता है कि अगर डिसोसिएट हो रहा हो तो I हमेशा ग्रेटर देन बनाता है। अगर आप इस फैक्ट को नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि डिसोसिएशन के लिए I हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और एसोसिएशन के लिए I हमेशा जो होता है एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है। और जो I = 1 होता है वो नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन के लिए। तो ये तो डायरेक्ट वैसे याद रखा जा सकता है। और अगर फैक्ट के बेसिस पे आप देखें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस अगर टूट रहा है तो कम से कम 2 टुकड़ों में टूटेगा। कोई भी सब्सटेंस है बच्चों, अगर वो टूट रहा है तो कम से कम 2 पार्टिकल में तो टूटेगा, तभी तो डिसोसिएशन बोला जाएगा। तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई। और वो पार्टिकल कितना कम से कम डिसोसिएट हो, 1% भी हो कम से कम, ठीक है। तो I की वैल्यू जैसे 1 - अल्फा प्लस यहाँ पे ये 2 अल्फा, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 1 + अल्फा। अब ये जो है कम से कम अगर 1 डिग्री भी डिसोसिएट हुआ तो भी तो 1 में ऐड ही होगा ना, तो सिंपल, तो इसका मतलब 1 से बड़ा होगा। जबकि अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो I = अब एसोसिएशन का मतलब क्या था, कम से कम 2 पार्टिकल आपस में जुड़ के
डाइमर तो मिनिमम बनाएंगे, 3 जुड़ जाते हैं तो ट्राइमर बन जाएगा, 4 जुड़ जाते हैं तो टेट्रामर, मतलब कम से कम 2 तो अटैच होंगे ही ना आपस में, तभी तो एसोसिएशन कहलाएगा। तो n की वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो गई, 2 हो गई भाई, क्योंकि 2 पार्टिकल कम से कम जुड़ेंगे। तो अब इस हिसाब से 1 माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा, ठीक है। तो अगर इस वाले पार्ट को आप देखेंगे ना, इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो इसमें आपका जो है 1 में से कोई ना कोई वैल्यू माइनस होगी, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 में से इस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमेशा जो i की वैल्यू है ना बच्चों, i की वैल्यू वो 0 से कम आती है, मतलब नेगेटिव नहीं होगा बट 0 से कम होगा। तो इस बेसिस पे अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे कि डिसोसिएशन अगर होगा तो i इज ग्रेटर देन 1 और अगर एसोसिएशन होगा तो i इज लेस देन 1। तो सही ऑप्शन इसमें है C, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। होप कि आपने सवाल को बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो सवाल आपके सामने है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से बस एक बार पढ़िए इसको, वीडियो पॉज कर लें। चलिए, आप सबने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, पढ़ जरूर लिया होगा। चलो बोर्ड पे देखिए और दोनों मिलके सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है कि एक सोल्यूशन है यूरिया का, ठीक है, यूरिया का एक सोल्यूशन है, और कहा है कि वो यूरिया का जो सोल्यूशन है भाई, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो TB है बॉइलिंग पॉइंट, वो है 100.18 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और KF और KB की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, मतलब वाटर में सोल्यूशन बना है तो KF और KB की वैल्यू दे रखी है। चलो ठीक है, अब कहता है कि उसी सोल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, लिखा हुआ है अबव सोल्यूशन विल फ्रीज एट, मतलब हमें TF बताना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट दिया उस सोल्यूशन का, और उसी सोल्यूशन का हमें क्या बताना है, TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब सवाल ही उठता है कि अगर हमें किसी का फ्रीजिंग पॉइंट बताना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं कि मान लो अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो प्योर वाटर का, ठीक है, प्योर वाटर का माइनस में डेल्टा TF हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, KF इंटू M, I 1 होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो KF इंटू M। मोलालिटी के लिए वेट वगैरह भी नहीं दे रखे, कुछ भी वेट प्रोवाइडेड नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी मदद लीजिए। यहाँ पे देखो आपको प्रोवाइड कर रखी है एक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसके लिए प्योर वाटर है ना आपका, तो प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉर्मल वाटर का, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना है, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इतना दे रखा है, तो कितने से एलिवेट हुआ, ऑफ कोर्स 100.18 में से आप ये हटा दो तो 18 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0.18 डिग्री सेल्सियस, 0.18 डिग्री सेल्सियस इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखो कितना आसान है, डेल्टा TB इज इक्वल टू, अगर हम KB इंटू M का कॉन्सेप्ट लगाएं और इस केस में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो सोल्यूशन अगर सेम है तो मोलालिटी भी सेम होगी। टेक द रेशो, कम ऑन, टेक द रेशो हो जाएगा काम, तो इससे क्या होगा, आपको डेल्टा TF का पता लग जाएगा। तो ये रहेगा कुछ इस तरीके से, और ये रहेगा KB इंटू M, और ये रहेगा KF। तो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, वैल्यू आप डालें और यहाँ से आप निकालेंगे डेल्टा TF, ठीक है। डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा TB इंटू KF डिवाइड बाई KB, ठीक है। KF और KB की वैल्यू आप डालें, देखो ध्यान से, ये आपका, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वैल्यू प्लेस करें इनकी और डेल्टा TF कैलकुलेट कर लें, ठीक है। जब आप वैल्यू डालेंगे इन सब की तो 0.18 इंटू KF दे रखा है आपको 1.86 डिवाइड बाई 0.512, सही कैलकुलेशन से, एग्जैक्ट कैलकुलेशन से डेल्टा TF आएगा 6539 समथिंग, इतना केल्विन आएगा, ठीक है। ये अब जिसको आप लमसम कुछ किस तरीके से कितना राउंड ऑफ करके कितना ले सकते हैं, 654 समथिंग। तो अब आपका ये जो है डिफरेंस, इसको आप यहाँ पे यूज़ करें और आपका आंसर आ जाएगा ये -0.654, ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से।
ये आपका ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ऐसा सवाल पीछे भी हमने किया हुआ है, बट ये है कि इस बार हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से डिप्रेशन निकाला और डिप्रेशन को यूज़ कर लिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने में। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर इसमें भी कैलकुलेट करना होगा। ध्यान से एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए और ऑप्शन चूज करें। चलें स्टार्ट करें बच्चों। चलिए देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों आपको K3FeCN6, ठीक है, होल 6, इस तरीके से एक कंपाउंड दे रखा है और इसकी जो आई की वैल्यू है वो हमें बतानी है कि इन चारों में से किसके जैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को अगर हम आयोनाइज करते हैं तो आपको पता होगा जो काउंटर आयन होते हैं ये अलग हट जाते हैं, मतलब ये आयोनाइज होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन होता है ये एक साथ रहता है कुछ इस तरीके से, अपनी आइडेंटिटी एक्वस सोल्यूशन में लूज नहीं करता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने आयन्स आपको देखने को मिल रहे हैं? 3 पोटेशियम के और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन। तो आई की वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो जाती है? 4 वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 3 ये और 1 ये, टोटल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब इस हिसाब से देखिए, ए वाले में आई की वैल्यू सोडियम सल्फेट में कितनी है? 3 दे रखी है। बी वाले केस में अगर हम देखें तो आई की वैल्यू 4 दे रखी है भाई। ठीक है, मतलब उसमें डिसोसिएशन से पता लगेगा। और जो सी वाला पार्ट है जिसमें 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट आएंगे तो ये 5, और डी वाले केस में आप अगर देखें तो आपका ये आई की वैल्यू आएगी 2। तो आप मैच करें तो बी ऑप्शन है इसका सही। आप इसमें सिंपल आयोनाइजेशन करेंगे और कोई भी खास बात नहीं है। ठीक है, पहले वाले में बता देता हूँ, 2 सोडियम और 1 सल्फेट मिलेगा इसलिए 3 लिखा है। दूसरे वाले में 1 एल्यूमिनियम भाई लिखा है, ठीक है, और 3 NO3 माइनस आएंगे तो इसलिए 4 हो जाएगा। अगले वाले में 5 इसलिए क्योंकि 2 एल्यूमिनियम मिलेंगे बच्चों और 3 सल्फेट मिलेंगे। ठीक, और लास्ट वाले में तो आप देख ही रहे हैं 1 सोडियम मिलेगा और 1 क्लोराइड। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सभी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।